बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट 5 हीमेटोलॉजी डिसऑर्डर से स्टार्ट किए हैं। इसमें से हमने 6 डिजीज़ जो है वो कंप्लीट कर लिए, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये डिज़ीज़ नंबर 7 ए प्लास्टिक एनीमिया पे है। स्टूडेंट्स, इसके नेम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि ए प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन अगर अपना फंक्शन छोड़ दे, अपने फंक्शन को जो उसका नॉर्मली जो फंक्शन होता है उसको करने पे फेल हो जाए, यानी अपना नॉर्मल फंक्शन ना कर सके, तो इसके लिए हम ए प्लास्टिक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, हमारा जो बोन मेरो है, नॉर्मली जो हीमोपोइसिस यानी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, वो नॉर्मली सही तरीके से ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करती है। ए प्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा बोन मेरो जो है वो सही तरीके से ब्लड सेल की फॉर्मेशन नहीं कर पाती। इनफ जो हमारे जो रिक्वायरमेंट के लिए ब्लड सेल्स चाहिए होते हैं नॉर्मली, उतना ब्लड सेल्स जो है हमारा बोन मेरो पैदा नहीं कर पाता। इस कंडीशन को हम ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब ए प्लास्टिक एनीमिया होगी तो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए प्लास्टिक एनीमिया होगी तो हमारे जो एरिथ्रोसाइट्स है, रेड ब्लड सेल्स है, वो नहीं होंगे। जब वो कम होंगे तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कम होगी, मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, हमारे जो ऑर्गन्स है उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, इस्कीमिया होगी जिसकी वजह से टिश्यू डेथ होगी। इसके अलावा अगर WBCs ना होंगी, WBCs की कमी होगी, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में कोई फ़ाइट करने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो मौजूद नहीं होंगे, यानी हम इन्फेक्शन को प्रोन हो जाएंगे। प्लेटलेट्स नहीं होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगी, यानी प्लेटलेट्स की कमी होगी। जब प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, छोटी भी अगर कट लग जाए तो इससे ब्लीडिंग जो है वो इंक्रीज़ होगी और फिर ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको ए प्लास्टिक एनीमिया का नाम दिया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ है स्टूडेंट्स के डिस्कस द काजेज़, मैनिफेस्टेशन, एसोसिएट मैकेनिज़्म ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया। इसमें आप काजेज़ के मैनिफेस्टेशंस और इसकी जो मैकेनिज़्म है वो पढ़ेंगे। इसमें आप लोग इसकी डायग्नोसिस की मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट और इसके अलावा जो नर्सिंग मैनेजमेंट है कि असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है, ये सारा कुछ आप लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ए प्लास्टिक एनीमिया के बारे में। What is aplastic anemia? Aplastic anemia is a form of bone marrow failure. Marrow, the soft fatty tissue inside bone, is the place where new blood cells are formed. अब aplastic anemia एक form of bone marrow failure है, जिसमें bone marrow जो है वो अपना जो normal function है वो करने से fail हो जाता है, अपना normal function नहीं कर पाता। अब marrow क्या है? ये जो marrow है ये एक soft fatty tissue होता है, bones के अंदर होता है, इसलिए हम बोन मेरो कहते हैं। ये वो प्लेस होती है जहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। इन ए प्लास्टिक एनीमिया द बोन मेरो डज नॉट प्रोड्यूस न्यू सेल्स, लीविंग द बॉडी ससेप्टेबल टू ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। अब ए प्लास्टिक एनीमिया में हमारा बोन मेरो जो है वो न्यू सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इसकी वजह से हमारा जो बॉडी होता है वो ब्लीडिंग को भी प्रोन होता है और इन्फेक्शन को भी प्रोन होता है। ब्लीडिंग को इसलिए क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी होती है, इन्फेक्शन को इसलिए क्योंकि WBCs की कमी होती है। Classification of aplastic anemia. There are two types of aplastic anemia: inherited aplastic anemia and acquired aplastic anemia. नेम से ही जाहिर है कि inherited यानी ये जो है फैमिली में रन करेगी, यानी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होगी, और acquired जो कि जेनेटिकली एट बर्थ नहीं होगी, जब बल्कि आगे जाके लाइफ में एक्वायर होगी। और इनहेरिटेड है, लिखा है अकर बिकॉज ऑफ ए रैंडम जीन म्यूटेशन। इनहेरिट जो है ये क्यों
प्रोड्यूस होती है क्योंकि रेंडमली अगर जीन में म्यूटेशन हो, यानी फैमिली टू फैमिली जीन में म्यूटेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती जा रही है, तो इसे हम इनहेरिटेड एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंगर एडल्ट। Acquired anemia, it occur because of immune system problem. It is most common in older adult but can occur in younger adult. अब जो acquired anemia है ये किसकी वजह से, हमारे immune system में problem की वजह से acquired जो aplastic anemia है ये हो सकती है, और ये more common होती है जो older adult होते हैं उनमें, लेकिन younger adult में भी हो सकती है। और जो inherited aplastic anemia है ये common होती है children में और younger adults में। Normal production of blood cells. Bone marrow is spongy tissue inside our bones. In bone marrow, there are certain type of cell called stem cell which produce all type of blood cells. This process of production of blood cell is called hemopoiesis. Bone marrow एक spongy tissue होता है जो कि bones के अंदर होती है। Bone marrow के अंदर certain type of cells होते हैं जिन्हें हम stem cells कहते हैं, जो कि तमाम blood cells produce करने के लिए responsible होते हैं। उनका काम तमाम blood cells की production है, और ये जो blood cells की production की process है, इस process को हम हीमोपियोसिस कहते हैं। This process is stimulated by hormone called erythropoietin which is produced in kidney, और इस प्रोसेस को एक हार्मोन स्टिमुलेट करती है। उस हार्मोन का नाम एरिथ्रोपोietin है जो कि किडनीज़ में प्रोड्यूस होती है। अब स्टूडेंट्स आप लोग इस बात पे कंफ्यूज होंगे कि अब एरिथ्रोपोietin जो है ये सिर्फ आरबीसीज़ की फॉर्मेशन तो नहीं करती, क्योंकि एरिथ्रोपोietin एरिथ्रोपियोसिस के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। ये एरिथ्रोपियोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आरबीसीज़ की प्रोडक्शन के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे भी ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं या डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं, उनकी फॉर्मेशन को भी ये स्टिमुलेट करती है। इसलिए हम कहते हैं कि एरिथ्रोपोietin जो है वो पूरे हीमोपियोसिस को स्टिमुलेट करती है। इन एन एडल्ट मेन ऑलमोस्ट 220 मिलियन ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एवरी डे। जो एडल्ट मेन हो, एक एडल्ट मेन है तो उसमें ऑलमोस्ट पर डे जो है वो 220 मिलियन ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब अपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। इटियोलॉजी अगर हम देखें प्लास्टिक एनीमिया की, तो सम ऑफ द मेजर काजेज़ ऑफ प्लास्टिक एनीमिया आर फॉलोइंग रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट। अब जो एक्वायर्ड प्लास्टिक एनीमिया होता है उसकी काजेज़ अगर हम देख ले तो या तो कोई कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन थेरेपी की गई हो या कीमोथेरेपी की गई हो, जिसकी वजह से एक्वायर्ड प्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। वाइल दीज कैंसर फाइटिंग थेरेपीज कैन किल कैंसर सेल, दे आल्सो डैमेज द हेल्थी सेल including stem cell in the bone marrow. Aplastic anemia can be a temporary side effect of these treatment. अब ये जो कैंसर फाइटिंग थेरेपीज़ होती है, कीमोथेरेपी हो गया या रेडिएशन थेरेपी हो गया, ये कैंसर सेल को किल करती है। इसके साथ साथ ये जो हमारे हेल्थी सेल्स होते हैं उनको भी डैमेज करती है, क्योंकि एंटी कैंसर जो जितने भी ड्रग्स है उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक उनकी होती है कि वो जो नॉर्मल डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको भी वो जो है डैमेज कर देती है, जिनमें स्टेम सेल्स है बोन मेरो में। अब स्टेम सेल्स, बोन मेरो के स्टेम सेल्स को अगर डैमेज कर लिया तो फिर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होती। एप्लास्टिक एनीमिया जो है ये एक टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट होता है इन ट्रीटमेंट्स का। रेडिएशन या कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट का एक टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट होता है। एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स, या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें टॉक्सिक केमिकल को बंदा एक्सपोज हो तो इसकी वजह से भी प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। टॉक्सिक केमिकल्स सच एज सम यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड बेंजीन एंड इंग्रेडिएंट इन गैसोलीन हैव बीन लिंक्ड टू प्लास्टिक एनीमिया। कुछ ऐसे केमिकल्स जिनमें कुछ पेस्टिसाइड्स या कुछ इंसेक्टिसाइड्स ये शामिल है। इसके अलावा बेंजीन और जो गैसोलीन है, गैसोलीन यानी जो गैसोलीन क्या है, एक रिफाइंड फॉर्म ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम है जो कि एज ए फ्यूल इंजन में यूज़ होती है, जिसे हम पेट्रोल कहते हैं। तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स वो भी टॉक्सिक होते हैं बहुत ज़्यादा। ये लिंक है प्लास्टिक एनीमिया के साथ। इनका अगर बंदे का इनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है तो उनको प्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। दिस टाइप ऑफ एनीमिया माइट इम्प्रूव इफ़ यू अवॉइड रिपीटेड एक्सपोजर टू केमिकल दैट कॉज यूर इलनेस। आप इनमें से जिस केमिकल की वजह से ये इलनेस हो रही है तो उसको रिपीटेड एक्सपोजर अगर बंद किया जाए, प्रिवेंट किया जाए तो
ये कंडीशन जो है ये इम्प्रूव हो सकती है। Use of certain drugs, some medications such as those used to treat rheumatoid arthritis and some antibiotics can cause aplastic anemia। कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं, कुछ ऐसे मेडिकेशंस भी होते हैं जिनकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो सकती है, जिनमें वो ड्रग्स जो कि रेमेटोइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, और इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स में फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरामफेनिकोल है, सल्फामिथोक्साजोल है। इनकी वजह से कभी कभार जो है प्लास्टिक एनीमिया काज होता है, क्योंकि ये बोन मेरो सप्रेशन काज करते हैं। जब बोन मेरो सप्रेशन काज करते हैं तो इसकी वजह से प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकती है। एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इन विच योर इम्यून सिस्टम अटैक हेल्थी सेल्स माइट इन्वॉल्व दिस स्टेम सेल इन योर बॉडी इन योर बोन मेरो। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे ख़ुद के हेल्थी सेल्स पे अटैक कर लेती है, जिसमें वो स्टेम सेल्स पे भी अटैक कर सकती है। अगर स्टेम सेल्स पे अटैक कर ले तो ये प्लास्टिक एनीमिया काज होगी। Viral infections that affect bone marrow can play a role in the development of aplastic anemia. Viruses that have been linked to aplastic anemia include hepatitis, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, parvovirus, B19 and HIV virus। अब कुछ वायरल इन्फेक्शंस वो जो कि बोन मेरो को इफ़ेक्ट करते हैं, ऐसे वायरल इन्फेक्शंस की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। वो वायरस जो कि एप्लास्टिक एनीमिया काज कर सकते हैं उनमें हेपेटाइटिस के जो वायरस है ABC, और एप्स्टीन बार वायरस है, साइटोमेगेलो वायरस है, परवो B19 है परवो वायरस, और HIV वायरस है। इनकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया काज हो सकती है। प्रेगनेंसी, योर इम्यून सिस्टम माइट अटैक योर बोन मेरो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ज़्यादातर इस तरह होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान इम्यून सिस्टम जो है वो बोन मेरो पे अटैक कर लेती है, जिसकी वजह से प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अननोन फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे केसेस भी है जिसमें डॉक्टर्स जो है वो अभी तक इस एबल नहीं हुए कि उनके उस प्लास्टिक एनीमिया के काज को आइडेंटिफाई कर सके, इसीलिए उनको आइडियोपैथिक प्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है कि उनका काज अभी तक मालूम नहीं है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें साइन सिम्टम्स में फेटीग होती है। ज़ाहिरी सी बात है कि ब्लड सेल्स नहीं है पूरे तौर पे एजुकेटली, तो फेटीग होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है क्योंकि RBCs कम होते हैं, ब्लड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कम होती है। इर्रेगुलर हार्ट बीट होगी क्योंकि ब्लड सेल्स कम है, हार्ट कंपनसेट करना चाहता है, इसलिए हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ होती है। स्किन पेल होता है, और फ्रिक्वेंट और प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन होते हैं। जल्दी इन्फेक्शन हो जाती है और वो प्रोलॉन्ग मुद्दत के लिए रह जाती है। अनएक्सप्लेन्ड और ईजी ब्रूजिंग, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, यानी जल्दी से थोड़ी सी भी अगर टच लग जाती है तो उससे ब्रूजिंग काज होता है। ब्रूजिंग मीन्स के स्किन के अंडरनीथ जो है वो ब्लड जो है स्किन के अंडरनीथली जमा हो जाती है। नोज़ ब्लीडिंग होती है, गम से ब्लीडिंग होती है। ज़ाहिरी सी बात है प्लेटलेट्स नहीं होते तो ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज़ होती है। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है कट से क्योंकि प्लेटलेट नहीं है क्लॉट करने के लिए। स्किन रेशेस हो जाते हैं, डिजीनेस हो जाते हैं, हेडेक हो जाता है, फीवर हो जाता है। अब इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं? ब्लड टेस्ट है। नॉर्मली RBCs, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स लेवल स्टे विद इन सर्टेन रेंज। प्लास्टिक एनीमिया ऑल थ्री ब्लड सेल्स आर इन लो लेवल। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सारे ब्लड सेल्स होते हैं वो अपने नॉर्मल लेवल में होते हैं, लेकिन जब पे प्लास्टिक एनीमिया होता है तो उसमें अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो इसमें जो जितने भी ब्लड सेल्स है, चाहे वो एरिथ्रोसाइट हो, ल्यूकोसाइट हो या थ्रोम्बोसाइट हो, सारे अपने लो लेवल में होंगे, अपने नॉर्मल लेवल से नीचे जाएंगे। बोन मेरो बायोप्सी हम कर सकते हैं इसको डायग्नोसिस करने के लिए। ए डॉक्टर यूजेस ए नीडल टू रिमूव ए स्मॉल सैंपल ऑफ बोन मेरो फ्रॉम ए लार्ज बोन इन योर बॉडी सच एज योर हिप बोन। द सैंपल इज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप टू रूल आउट other blood related disease. In aplastic anemia, bone marrow contain fewer blood cells than normal. Confirming a diagnosis of plastic anemia require a bone marrow biopsy. डॉक्टर जो है वो एक नीडल के थ्रू
सैंपल लेते हैं किसी जो एक लार्ज बोन हो उससे बोन मेरो की सैंपल ली जाती है, जैसा कि हिप बोन है, ख़ास करके ज़्यादातर कॉमनली हिप बोन से बोन मेरो की सैंपल ली जाती है और उस सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया जाता है कि उसमें दूसरे कोई ब्लड सेल्स डिजीज़ तो ना हो, उसको रूल आउट करने के लिए देखा जाता है। जब अगर एप्लास्टिक एनीमिया हो तो उसमें बोन मेरो में ब्लड सेल्स जो है वो फ्यू होंगे, नॉर्मल कंडीशन से फीवर ब्लड सेल्स वहाँ पे होंगे। तो ये डायग्नोसिस करने के लिए कि एप्लास्टिक एनीमिया है या दूसरे टाइप ऑफ एनीमिया है, इनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए बोन मेरो बायोप्सी जो है वो रिक्वायर होती है। Medical and surgical management of aplastic anemia. Treatment for aplastic anemia, which will depend on the severity of patient condition and patient age, might include observation, blood transfusion, medication, or bone marrow transplantation. Severe aplastic anemia, in which patient blood cells count are extremely low, is a life-threatening and required immediate हॉस्पिटलाइजेशन। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट एप्लास्टिक एनीमिया की इस तरीके से होती है कि पेशेंट के डिज़ीज़ के सीवियरिटी, पेशेंट के कंडीशन और उसके एज के मुताबिक होती है। इनमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, मेडिकेशन से भी ट्रीट कर सकते हैं, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अगर एज जो है वो 40 से नीचे अगर एज है तो उनकी बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकती है। और सीवियर अगर एनीमिया हो तो उसमें पेशेंट जो है उसकी ब्लड काउंट एक्सट्रीमली लो हो जाती है, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, इसलिए उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिशन उसकी करनी पड़ती है। Blood transfusion. Although not a cure for aplastic anemia, blood transfusion can control bleeding and relieve symptoms by providing blood cell. The provided blood cell perform their respective function, which is following red blood cell. They raises red blood cell count and help relieve anemia and fatigue. Platelet, they will prevent excessive bleeding. White blood cell, they cell prevent infection and provide immunity. ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर हम देखें तो ये तो एनीमिया की कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो जो ब्लड काउंट लो हो गई थी वो अपने नॉर्मल वैल्यू को पहुंच जाती है और जो सिम्टम्स थे ब्लीडिंग के और इन्फेक्शन के वो ट्रीट हो जाते हैं। जब ब्लड जो है वो अपना रिस्पेक्टिव फंक्शन जो है वो कर लेते हैं, जैसा कि आरबीसीज अगर ट्रांसफ्यूज़ किए जाए तो वो अपने अमाउंट में रेज हो के जो फटीग होता है, जो एनीमिया होता है, उसको रिलीव करते हैं, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्लेटलेट्स ब्लीडिंग की टेंडेंसी को, प्लेटलेट अगर ट्रांसफ्यूज़ किया जाए तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी को रोकते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग की टेंडेंसी को। और वाइट ब्लड सेल्स अगर ट्रांसफ्यूज़ किया जाए तो वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन अगर की जाए तो लिखा है स्टेम सेल इज ट्रांसप्लांट टू रीबिल्ड द बोन मेरो। द स्टेम सेल फ्रॉम ए डोनर माइट बी द ओनली सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द पीपल विद सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया। ए स्टेम सेल transplant is generally the treatment of choice for people who are younger and have matching donor, most often a sibling. If a donor is found, your deceased bone marrow is first depleted with radiation or chemotherapy. अब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है स्टूडेंट्स, ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है बोन मेरो को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए। जो स्टेम सेल्स होते हैं वो डोनर से लेके जो रिसिपिएंट होता है उसमें इन्फ्यूज़ किए जाते हैं, उसमें एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होती है सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया की। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है ये उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है जो कि यंगर हो और उनके लिए मैचिंग डोनर हो, ख़ास करके जो सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई अगर हो तो उनके लिए ये अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि एक सही जो है मैचिंग डोनर लाजमी होती है बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए। अगर डोनर फाउंड हो तो पहले ये जो डिसीज बोन मेरो होता है, जो ख़राब बोन मेरो होती है प्लास्टिक वाली, इसको निकाल देते हैं, पहले इसको ख़त्म करते हैं, डिप्लीट करते हैं यानी रेडिएशन के थ्रू या केमोथेरेपी के थ्रू। फिर नए जो स्टेम सेल्स है वो जो है ट्रांसप्लांट किए जाते हैं।
Healthy stem cells from the donor are filtered from the blood. The healthy stem cells are injected intravenously in patient's bloodstream, where they migrate to bone marrow cavities and begin creating new blood cells. The procedure required a lengthy hospital stay. After the transplant, patient received drugs to help prevent rejection of the donated stem cell. Not everyone is candidate for bone marrow transplant. It is preferred in patient with the age less than 40 years. Healthy जो stem cells होते हैं वो डोनर से लिए जाते हैं और फिल्टर डोनर के ब्लड से फिल्टर किए जाते हैं। फिल्टर करने के बाद वो इंट्रावेनसली जो पेशेंट होता है, जो रिसिपिएंट पेशेंट होता है, उसको इंट्रावेनसली इंजेक्ट किए जाते हैं उसके ब्लड स्ट्रीम में। फिर जब ये स्टेम सेल उस रिसिपिएंट के ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो वहाँ से माइग्रेट होकर बोन मेरो कैविटीज़ में पहुँच जाते हैं और जब बोन मेरो कैविटीज़ में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे न्यू सेल की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसीजर के लिए एक लेंथी हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत होती है और इस ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को ड्रग्स जो है वो रिसीव करने पड़ते हैं, बहुत सारे ड्रग्स एडमिनिस्टर करने पड़ते हैं ताकि जो डोनेटेड स्टेम सेल है वो रिजेक्ट ना हो, वो उसको उसकी इम्यूनिटी रिजेक्ट ना करे, इसलिए बहुत सारे ड्रग्स जो है उसको एडमिनिस्टर किए जाते हैं। और हर एक जो है वो कैंडिडेट नहीं होता बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए। ये उन पेशेंट में प्रीफर्ड है जिनकी एज जो है वो लेस देन 40 ईयर्स हो और जिनको एक सही डोनर जो है जिनके लिए मौजूद हो। Immunosuppression for people who cannot undergo a bone marrow transplant or for those whose aplastic anemia is due to an autoimmune disorder. Treatment can involve drugs that alter or suppress the immune system. Immunosuppressant. These drugs stop further damage to bone marrow in autoimmune aplastic anemia. These drugs require lifelong usage because the disease come back if the patient stop intake of this. Use of these drug also make the person immunocompromised. अब स्टूडेंट्स इम्यूनोसप्रेसेंट भी यूज़ किए जाते हैं वो पीपल्स जिनको बोन मेरो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती है या वो पेशेंट्स जिनकी जो एप्लास्टिक एनीमिया है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से है, तो उनको हम ऐसे ड्रग्स देते हैं जो कि उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सके, यानी इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। ये ड्रग्स जो है जो फर्दर डैमेज होता है बोन मेरो का फर्दर डैमेज होता है ऑटो इम्यून प्लास्टिक एनीमिया की वजह से, उसको प्रिवेंट करती है। और ये ड्रग्स जो है ये इनकी लाइफ लॉन्ग यूजेज जो है वो चाहिए होती है, क्योंकि अगर एक पेशेंट जो है इन ड्रग्स की यूज़ को अगर बंद कर दे तो फिर दोबारा से उसको ये डिज़ीज़ बैक हो सकती है। अब ये ड्रग्स जो है ये एक पर्सन को इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ भी बनाते हैं, लेकिन एक बार यूज़ किए जाए तो फिर इनका यूज़ करना लाजमी होता है कि अगर इसको इनका छोड़ दिया तो फिर एप्लास्टिक एनीमिया बैक हो सकती है। बोन मेरो स्टिमुलेंट्स, कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो कि बोन मेरो को स्टिमुलेट करके ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, इन्हेंस करती है। तो सर्टेन ड्रग्स इंक्लूडिंग कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये जो कॉलोनी स्टेम सेल स्टिमुलेटिंग फैक्टर ड्रग्स होते हैं इनको ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं, जैसा कि सरगेमोस्टीन है, ल्यूकीन के नाम से आता है, फिलग्रेस्टिम है, न्यूपोजन के नाम से आता है, और इसके अलावा पेगफिलगेस्ट्रिम है जो न्यूलास्टा के नाम से आता है, इपोइटीन अल्फ़ा है, इपोजन या प्रोक्रेट के नाम से आता है, एंड एल्ट्रोमोबेग है जो कि प्रोमेक्टा के नाम से आता है। ये हेल्प स्टिमुलेट द बोन मेरो टू प्रोड्यूस न्यू ब्लड सेल, ये बोन मेरो की हेल्प करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं कि न्यू ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो। Antibiotics and antivirals having a plastic anemia weakens people immune system, which leaves the patient more prone to infections. So antibiotics and antiviral are prescribed to the patient prevent infection. Antiviral और antibiotics इसलिए दी जाती है स्टूडेंट्स क्योंकि प्लास्टिक एनीमिया की वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। अब इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। नर्सिंग प्रोसेस फॉर ए प्लास्टिक एनीमिया। अब नर्सिंग एंड मैनेजमेंट क्या है प्लास्टिक एनीमिया के लिए, तो असेसमेंट में लिखा है हम हेल्थ हिस्ट्री ले सकते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं। हेल्थ हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन दोनों हमें जो एनीमिया होता है, जिस टाइप का भी एनीमिया होता है उसका हमें इन चीज़ों से हेल्थ हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है, और हमें जो सिम्टम्स होती है उनके एक्सटेंट का पता चल जाता है कि कैसे सिम्टम्स है, और उन सिम्टम्स की वजह से पेशेंट की
लाइफ पे क्या इम्पेक्ट है वो भी हमें समझ आ जाती है। मेडिकेशन हिस्ट्री हम पूछते हैं क्योंकि कुछ मेडिकेशन हमने पढ़ा कि ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बोन मेरो एक्टिविटी डिप्रेस हो जाती है। तो बाज़ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो कि हीमोलाइसिस काज करते हैं, बाज़ फोलेट मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफियर करते हैं, तो इसकी वजह से ब्लड सेल फॉर्मेशन जो है उसमें रुकावट आ सकती है। इसलिए हम मेडिकेशन हिस्ट्री पूछते हैं। फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं क्योंकि हमें पता है कि प्लास्टिक एनीमिया फैमिली में रन करती है, हेरिडेटरी भी हो सकती है, इसलिए फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस प्लास्टिक एनीमिया के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि पेशेंट को फैटीग है क्योंकि इसकी हीमोग्लोबिन लेवल लो है, इस वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की वो डिमिनिश्ड है, तो पेशेंट को फैटीग महसूस हो रही है। पेशेंट की न्यूट्रिशन अल्टर्ड है क्योंकि इसको जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे नहीं हो रहे क्योंकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट की इंटेक जो है वो इनएडिक्वेट है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि टिश्यू परफ्यूजन अल्टर्ड है क्योंकि हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रेट लेवल जो है वो डिक्रीज़ है, और हीमोग्लोबिन जब डिक्रीज़ है तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है। जब ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो परफ्यूजन अल्टर्ड हो जाती है। नर्सिंग केयर प्लान क्या हो सकती है कि हम फैटीग को डिक्रीज़ करें, हम एडिक्वेट न्यूट्रिशन को अटेन करें और फिर उसको मेंटेन कर सके, हम जो एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन है उसको मेंटेन कर ले, हम पेशेंट की जो प्रिस्क्राइब थेरेपी है उसके लिए पेशेंट की कंप्लियंस को मेंटेन करें, यानी पेशेंट से वो थेरेपी जो प्रिस्क्राइब है वो करवाए और कम्प्लिकेशन की एब्सेंस करे, कम्प्लिकेशन होने ना दे। इनके लिए अब नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं कि हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है उसको मॉनिटर करेंगे और पेशेंट के वाइटल साइन और जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसके पल्स की रीडिंग है, पल्स ऑक्सीमीटर के जो रीडिंग्स है वो हम मॉनिटर करेंगे। हम जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर करेंगे, हम डाइट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हम ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे अगर ऑक्सीजन की कमी हो। फिर हम इवैल्यूएशन क्या कर सकते हैं कि जो प्लान्स हमने बनाए थे क्या वो हमें अचीव हुए हैं या नहीं, यानी फैटीग लिस्ट हुआ है, जो उसकी एडिक्वेट न्यूट्रिशन हमने मेंटेन करनी थी वो मेंटेन हो चुका है, एडिक्वेट परफ्यूजन मेंटेन हो गया है, कॉम्प्लिकेशन एब्सेंस हो गए हैं या नहीं, अब उसको डिस्चार्ज और होम केयर जो है वो किस तरीके से उसको डिस्चार्ज प्लानिंग और होम केयर के लिए जो टीचिंग है वो दी गई है या नहीं वो देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों की डिज़ीज़ नंबर 7 प्लास्टिक एनीमिया थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। इसके रेफरेंस है, अगर आप लोगों ने डिटेल में स्टडी करनी है तो इस रेफरेंस के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस डिज़ीज़ से रिलेटेड या कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम अपना डिज़ीज़ नंबर 8 इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।